वेट मिनट। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है। तो इसका आंसर आपने बताया। Dash is a processor where group work together to achieve some goals. Refers to the adjustment or compromise between conflict group without completing complete harmony, and dash is the process by which one group absorbs and integrate into another. हम्म। हिंदी दिखा देता हूँ। डैश दिया हुआ है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समूह सामान्य लक्ष्यों प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं। डैश पूर्ण सामंजस्य के बिना परस्पर विरोधी समूह के बीच समयोजन या समझौता को संदर्भित करता है, और डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे में समाहित हो जाता है और एकीकृत हो जाता है। ठीक है, बी आप दोनों ने बताया है, तो हम इसको बी को लगाते हैं। यस, बी ही सही आंसर है इसमें। ओके, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। डैश दिया था, फिर उसके बाद दिया था एक ऐसी प्रोसेस जहां पे ग्रुप एक साथ काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए, तो वो कोऑपरेशन होता है। कोऑपरेशन आपको पता ही है कि एक दूसरे के कोऑपरेटिव जो है उससे कार्य करते हैं और एक गोल रहता है उनका। डैश फिर लिखा हुआ था कि एडजस्टमेंट करना, कॉन्फ्लिक्ट को मतलब दो ग्रुप्स के बीच में कंप्लीट हार्मनी में जीना, अकोमोडेट करना। ठीक है। एंड लास्ट वन दैट वाज असिमिलेशन, दैट इज वन थिंग एब्जॉर्ब टू अनदर। ठीक है। Feminists work in chronological order of their publication. हमने अभी जैसे कि उस दिन जब डिस्कशन किया था फेमिनिस्ट वाला, तो उसमें हमने थोड़ी बहुत तो थिंकर्स को हमने देखा था। ओके। हम्म। तो बी को लगाते हैं। ठीक है, बी ही सही आंसर है इसका। देखिए, सबसे पहले तो अब इंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन बाय मैरी वुलन वुल स्टोनक्राफ्ट, उन्होंने पब्लिश करी थी ये बुक। और कहा जाता है कि ये पहली बुक थी जो एक महिला द्वारा पब्लिश कराई गई थी। वो पहली महिला जो है, एक तरीके से इनको माना भी जाता है सोशोलॉजिस्ट के रूप में। was published in 1970 sorry 1792, and it is one of the earliest work advocating for women education and equality। वुमन के एजुकेशन और उसकी इक्वालिटी के लिए सबसे पहला कार्य था जो किया गया। सेकंड सेक्स बाय सिमोन डी बिवोर केम आउट इन 1949, 1949 में आया इनका ये कार्य। इसमें इन्होंने एग्जामिन किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमन एज द अदर इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, सॉरी इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में द अदर्स जो होते हैं
वो वुमन होती हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इस चीज को सिमोन डी बिवोर ने द सेकंड सेक्स में बताया। द फेमाइन मिस्टिक बाय बेटी फ्रीडमैन was published in 1963। 1963 में बेटी फ्रीडमैन की फेमिनाइन मिस्टिक आई थी, and it was credited with sparking the second wave of feminism in the United States। यूनाइटेड स्टेट में जो दूसरी लहर आई थी फेमिनिज्म की, उसके लिए इनको क्रेडिट जाता है बेटी फ्रेडमैन का द फेमिनिन मिस्टिक 1962। जेंडर ट्रबल बाय जूडिथ बटलर was published in 1990 and introduced the idea of gender as a performative influencing and the third wave feminism and क्वियर थ्योरी। क्वियर थ्योरी के लिए भी ध्यान रखना। तो ये है 1990 जेंडर ट्रबल। ओके, यहाँ पे एक्ट दी हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको। ऑप्शन सी। ओके। हम्म। ऑप्शन सी। ओके। ऑप्शन सी इज नॉट राइट। बी इज राइट। ठीक है। हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में आई है। ठीक है। और ये पहले नंबर पे रहेगी। ठीक है। दिस वाज द अर्लीस्ट लेजिस्लेशन पास्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो हिंदू में जो विडो की रिमैरिज एक्ट थी, वो तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी उसके लिए जाने भी जाते हैं। ठीक है। और 1856 में ये आई थी। हमने इसको आपको बताया भी है, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, सत्य प्रकाश करके एक न्यूज़पेपर भी आया करता था जो करसन दास मुजली चलाते थे, वो भी इसमें आ जाएंगे। फिर विडोज का एक होम भी बनाया गया था। कहाँ पे? वो पुणे में बनाया गया था। और उसको जो है दौंडो केशव कार्वे जी ने बनाया था, जो ईरावती कार्वे जी के ससुर थे, उन्होंने ये बनाया था। और बीएम मालाबारी और एमजी रनाडे, ये सब लोग इन्वॉल्वमेंट रहा है इसका। तो इसको याद रखिएगा, 1856। उसके बाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आई, जिसको हम शारदा एक्ट भी कहते हैं। 1929 में आई है। ठीक है। और इसमें क्या था कि पहला सोशल रिफॉर्म था इन कॉलोनियल इंडिया पे, एम्ड एट सेटिंग मिनिमम एज फॉर मैरिज 14 साल गर्ल्स के लिए, 18 साल बॉयज के लिए। बाद में इसको अमेंड किया गया। ठीक है। कि कितने कितने साल रखी जाएगी, लेकिन पहले जो है 14 साल गर्ल्स के लिए थी और 18 साल जो है बॉयज के लिए थी। 1929 जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिसको हम शारदा एक्ट भी कहते हैं। अच्छा, एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट है, वो कब आई थी आप लोग को याद है? 1970। नहीं, 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 वो आई है आपकी 1891 में। 1891। हाँ, ये 1891 में आई है। बीएम मालाबारी थे, उन्होंने ही उसको चलाए थे वो। और उसमें तो और कम थी गर्ल्स की एज, उसमें 12 साल की थी 1891 में जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आई थी। लेकिन बाद में ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आई, जिसको हमने शारदा एक्ट भी कहा, 1929 और 30 में भी, कई जगह अगर 1930 भी लिखा हो तब भी वही है। ठीक है। तो इसमें 18 साल कर दी गई थी बॉयज की और 14 साल कर दी गई थी गर्ल्स की। लेकिन अगर पूछा जाए कि 12 साल एज किसमें, कौन सी एक्ट के मतलब तहत करी गई थी, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट थी, जो कि 1891 में आया।
उसके बाद है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 में। ये पास्ड हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इन्फोर्स आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 आपको पता है, ठीक है, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस एक्ट क्रिमिनलाइज्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इस एक्ट ने क्रिमिनलाइज्ड कर दिया था, यानी कि अगर कोई परफॉर्म करता है अनटचेबिलिटी को सोशली तो वो क्राइम है, अकॉर्डिंग टू अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 के। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपको पता होगा 1961 में आया है, और वही इसमें सोशल लेवल ऑफ डाउरी को माना गया था, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए। सो दैट इज ये सारी एक्ट्स थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें 5 स्टेटमेंट हैं, पहले एक एक स्टेटमेंट आप आराम से पढ़ें। गुड आफ्टरनून। ओके, ये बताया। हम्म। ओके, ठीक है, तो ये लगाते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज इजी दे रखी थी, इसलिए आप लोग पहचान पाए इस आंसर को। कार्ल मार्क्स न्यूट्रल स्पेस की बात नहीं करते हैं, फ्री फ्रॉम क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात तो नहीं करते, तो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और सभी में फोर अवेलेबल था। वैसे आप बाकी सारे स्टेटमेंट को भी अच्छे से थोड़ा से ध्यान से एक बार देख लेते हैं। जैसे ऊपर दिया हुआ है, एलेक्सिस डी टॉक्यूवेल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन इन स्ट्रेंथनिंग सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथ करने के लिए वॉलेंटरी एसोसिएशन यानी स्वेच्छा से बनाया गया एक एसोसिएशन की जो इंपॉर्टेंस बताई थी, वो एलेक्सिस डी टॉक्यूवेले ने बताई, ठीक है। टीएच मार्शल वो डिफाइन करते हैं सिटीजनशिप को कंप्राइजिंग सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स के रूप में, ठीक है। एंड यूर्गेन हेबरमास वो तो पब्लिक स्पेयर के बारे में बात ही करते हैं विद इन सिविल सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन को लेकर के। लास्ट, हना आर्डेंट फोकस्ड ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब एक्टिव क्या, पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन होता है सिटीजनशिप का, ठीक है, जो नागरिक होते हैं उनका, वो इन्होंने बताया था, ठीक है। तो नए थिंकर थे। सोशल कंट्रोल, डेविएंस, सैंक्शंस, नॉर्म्स। ओके। ओके, तो सी आप लोग इसको जज कर पाए। ए का 1 ही होगा, क्योंकि सोशल कंट्रोल की बात करी जा रही है, और उसमें रेगुलेटिंग बिहेवियर टू कॉन्फर्म द नॉर्म्स, ठीक है। तो कॉन्फर्म करने के लिए नॉर्म्स को, यानी कि मापदंडों को फॉलो करने के लिए यहाँ पे है। और फिर डेविएंस जो है, डेविएट हो जाना अपने स्टैंडर्ड के पाथ से, जो है भटक जाना, तो उसी को यहाँ पे दर्शाया है कि बिहेवियर दैट वायलेट सोशल नॉर्म्स। सैंक्शन, आपको पता है सैंक्शन हमने बताया था जब हमने इसको देखा था, तो सैंक्शन हमने बताया था एक ऐसे लिखित और ऐसे रूल्स होते हैं जो एक तरीके से रिवार्ड भी देते हैं और पनिशमेंट भी देते हैं, यानी कि अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके लिए उसको रिवार्ड मिलता है, अगर सामाजिक मापदंडों का हनन करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो वो कन्फर्मिटी को इन्फोर्स्ड करने के लिए करा जाता है, मापदंडों को, जैसे नॉर्म्स को जो है इन्फोर्स करने के लिए सोसाइटी। नॉर्म्स वो स्टेब्लिश रूल्स हैं और एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं। Which of the following statement about Michel Foucault analysis of power in modern society is not correct?
नहीं करेक्ट देखना। ओके, तो देख लें और मतलब और भी लोग बताएं। अच्छा, आप लोग एक फॉर्म आया है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं अगर आप चाहें। जैसे किसी के पास ट्रिपल सी का अगर सर्टिफिकेट है तो वो उसको फिल कर सकता है। यूपी का ही फॉर्म है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आपका है। यूपी का कोऑपरेटिव बैंक का भी एक फॉर्म आया है, उसमें कई सारी पोस्ट हैं, जिसमें ट्रिपल सी ही मांगा है, बाकी बैचलर डिग्री मांगा है। ठीक है, तो फिल कर सकते हैं। उसमें अलग अलग सिटी भी दी हुई है, मतलब जो यूपी की सिटीज हैं उसके बेसिस पे आप फिल कर सकते हैं उस फॉर्म को। और ठीक रहेगा मतलब फिल करना, क्योंकि मतलब अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो वो आप एग्जाम दे सकते हैं उसको। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग यही आती है उसमें। ठीक है, तो दे सकते हैं मतलब अगर चाहें। ऑप्शन सी, ओके। ऑप्शन, हाँ, सी ही करेक्ट है, क्योंकि फूको जो है बाकी सब चीजों पे, तो यहाँ पे सिर्फ कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक इलीट जो होते हैं उनके कंट्रोल में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं है, जब फूको कहते ही थे कि पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, पावर एक जगह सेंट्रलाइजेशन उसका है नहीं, और पावर जो है फैली हुई है, हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन इकोनॉमिक लीड्स में है अकॉर्डिंग टू फूको। ठीक है, बट मार्क्सिस्ट नोशन के अकॉर्डिंग यही था, मतलब मार्क्स के अनुसार अगर सोचा जाए तो यही चीज थी कि पावर एक जगह एकत्रित होती है और वो इकोनॉमिक लीड्स के पास होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट best capture the sociological understanding of new religious movements in the context of cultural and symbolic transformation, culture and symbolic transformation? ओके। हम्म। ओके, सी। हाँ, तो दो लोगों ने सी कर लिया है चूज। और तान्या, आप भी देख लें। यस तान्या, आपको क्या लग रहा है? अच्छा अच्छा, ज्वाइन नहीं है, ठीक है। तो सी आपने, हाँ, तो मुझे दिखाई एक्चुअली नहीं दे रहा है, इसलिए। ओके, तो हाँ सही है, आंसर तो सही है, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि ऑल एनआरएम्स फंडामेंटली रिजेक्ट प्री एग्जिस्टिंग रिलीजियस फ्रेमवर्क प्रमोटिंग इंटायरली नॉवल थियोलॉजिकल पैराडाइम्स। तो सारे के सारे जो एनआरएम्स होते हैं वो फंडामेंटली रिजेक्ट कर देते हैं प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्टिंग रिलीजियस रिफॉर्म को। ये गलत है।
ऐसा नहीं है, पहले से जो रिलीजियस फ्रेमवर्क एग्जिस्टेड है सोसाइटी में, उनको एनआरएम रिजेक्ट नहीं करता है, जबकि वो नया एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पुरानी जो रिलीजियस चीजें हैं उनको रिजेक्ट कर देता, बल्कि उसमें एक नई अपनी जो है थ्योरी, अपनी थिंकिंग और एक मॉडर्नाइजेशन का तरीका, एक मतलब उसी के अंदर एक नई तरीके से रिचुअल को निभाना, वो चीजें लाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है स्टेट, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। ए, ओके, ओके, ए ही सही आंसर है। रेगुलेशन ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, third that is management of production and exchange, and the fifth that is the structuring of work patterns, that was related to the economic institution। ये economic institution से जुड़े हुए functions हैं। ठीक है, तो वो आप पहचान पाए हैं क्योंकि उसमें economic वाले सारे characteristics आ रहे हैं। Which of the following concepts are associated with the Carl Menem contribution to the sociology of knowledge? Yes, हाँ, सी है। ठीक है इसका आंसर। अच्छा, ओके, तान्या भी ऐड हैं। तो ए तान्या ने बताया है, सी बताया है सारिका ने। ओके, शिवांगी जी आप भी देख लें। ठीक है, ए आंसर है सारिका। ओके, और रेशनलिज्म है उनका आइडियोलॉजी, यूटोपिया है, और फ्री फ्लोटिंग इंटेलिजेंसिया उनका कंसेप्ट है। ठीक है, तो सिर्फ कंसेप्ट पूछा था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कार्ल हेम से जुड़े हुए। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ देख लीजिए। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग तो हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे, आप देख लेना। 2x स्पीड पे लगा के देखा करिए, तो फटाफट से जैसे आप देख लोगे एक बार, क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे उसमें, और फिर मतलब भी दिख जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ वेस्ट है तो फिर मैक्स वेबर का। ओके ओके, ठीक है, ठीक। फर्स्ट, वो हो जाता है, वो दिखता कुछ और है कभी कदार हमको। तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉल एहलरिच का वर्क आइडिया, उससे एसोसिएटेड, तो आप इसके स्टेटमेंट्स पढ़ो। कि बुक पूछी गई है पहले, तो हमने देखा ही है, नेट में पूछा है इनका, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है अब इनके ऊपर, क्योंकि पहले इन्होंने बुक पूछी है, तो अच्छा क्वेश्चन इसने बनाया है। ओके,
हम्म। ओके। तो शिवांगी जी, आपको भी ये ऑप्शन लग रहा है या कोई डिफरेंट ऑप्शन? ये सही है, आप लोगों ने सही चूज किया है। पॉल इरविलिच को हमने देखा था पहले, क्वेश्चन एक बार आया था मैचिंग का, उसमें पॉल इरविलिच की बुक पॉपुलेशन बॉम्ब आई थी। पॉपुलेशन बॉम्ब में जैसे ये यही बताते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और जिसकी वजह से रिसोर्स जो है वो कम पड़ जाएंगे, यानी भूखमरी से लोग मर जाएंगे, फेमाइन आ जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि अब ये इनकी थोड़ी सी मतलब ऐसी बुक रही है जो काफी लोग इससे सहमत हैं, काफी लोग नहीं सहमत हैं। कुछ लोग का कहना है ऐसा कुछ नहीं होगा, इनका गलत है। लेकिन अब अपने अपने मान है इसमें। तो इनका ये मानना था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे रिसोर्सेस कम होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दिया है, न्यू माल्थीसियन कंसर्न अबाउट रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है। और ये कुछ हद तक सही भी बातें हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है उस हिसाब से खाने कंजप्शन की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। भाई जितने लोग पैदा होंगे उतने लोगों को खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो वो पॉपुलेशन की ग्रोथ एक तरीके से वाइड स्प्रेड फेमाइन और क्राइसिस की ओर बढ़ रही है, ऐसा मानना था इनका। ये अमेरिका के एक बायोलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और ये न्यू माल्थूसियन कंसेप्ट को ला करके खड़ा करते हैं ओवर पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव से, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के परस्पेक्टिव से। इन्होंने द पॉपुलेशन बुक 1968 में लिखी है, जिसमें इन्होंने पॉपुलेशन की ग्रोथ को बताया था कि कैसे आने वाले समय में फेमाइन आ जाएगी। ठीक है। और इनकी एक थ्योरी, ये जो थ्योरी है इसमें इन्होंने आई पैट इक्वेशन लगाई है, जिसका आई पैट का मतलब होता है आई से इम्पैक्ट, पी से पॉपुलेशन इनटू एफ्लुएंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। आई इज इक्वल टू पॉपुलेशन इनटू एफ्लुएंस इनटू टेक्नोलॉजी, दैट इज आई पैट इक्वेशन। ठीक है, पॉल एहरिच। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट एंड वर्क आर एसोसिएटेड विद सस्किया सेशन? ए। ओके। ए इसको करते हैं। देखिए, ग्लोबल सिटी जो इनका कंसेप्ट है, इसमें ये यही बताने की कोशिश करती हैं कि एक तरीके से इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो चीज, जैसे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स आप जानते होंगे, मैकडोनल्ड जो है, जो फ्रेंचाइजी है वो विदेशी फ्रेंचाइजी है। ठीक है, वो फॉरेन से आई है। लेकिन मैकडोनल्ड जब यहाँ भारत में उसने अपने प्लांट्स लगाए, तो मैकडोनल्ड ने ये देखा कि हम बर्गर को ऐसे नहीं सेल कर सकते। बर्गर को सेल करने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि हम भारतीय चीज उसमें डाल रहे हैं। तो उन्होंने आलू टिक्की का प्रयोग किया। वो कहते हैं कि हम आलू टिक्की वाला बर्गर देते हैं। ठीक है। तो ये चीजें मैकडी में नहीं है। मतलब मैकडी आलू टिक्की वाला नहीं, वो ज्यादातर तो खैर नॉनवेज वाली भी चीजें उसमें बहुत सारी रहती हैं। लेकिन इन्होंने भारतीय जो मतलब चीजें होती थी उसको उसमें डाला। उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग ये चाट बहुत ज्यादा खाते हैं, या वो, तो आलू टिक्की का प्रयोग किया उन्होंने। तो ग्लोबल सिटी सस्किया सेशन का मतलब यही होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप मतलब इकोनॉमिक पावर के लिए ग्लोबली अपनी इकोनॉमिक पावर फैलाना चाह रहे हो, तो कैसे वहां की इकोनॉमिक चीजों को अपने प्रयोग में लाते हो और कैसे उसको बनाते हो। ठीक है। सो दिस इज व्हाट सस्किया सेशन want to tell us here। एंड इन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो में वहां पे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर को समझा था। ठीक है। एक्सपल्सन 2014 में सस्किया सेशन का ये कंसेप्ट रहा है, हाउ ग्लोबल कैपिटलिज्म डिस्प्लेस पीपल एंड सिस्टम, पुशिंग देम आउट ऑफ प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एंड सोशल पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो एक्सपल्शन का मतलब है यहाँ पे कि किस तरीके से जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है वो इस तरीके से फैल रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को और लोगों द्वारा बनाए हुए सिस्टम को डिस्प्लेस कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब ग्लोबल सिस्टम किसी जगह आता है, किसी नई कंट्री में ग्लोबल चीज आती है,
कोई मतलब बाहर से आई हुई चीज, तो वो वहां के सिस्टम को और वहां के पीपल्स को जो है एकदम अलग तरीके से, जैसे यहाँ पे उबर का चलना, ओला का चलना, स्विगी चलना, जोमेटो चलना, ये सारी चीजें यहाँ भारतीय नहीं है। भारत में चीजें क्या है, ज्यादातर लोग घर की हुई, मतलब खुद से बनाना, लेकिन अब क्या है, इंस्टेंट वाली चीजें आ गई, तो वो सिस्टम को पूरा गड़बड़ा दिया है। तो जिसकी वजह से जो पब्लिक मार्केट है, जो ऐसी मार्केट है जो आपके करीब रहती है, उनका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल पाता है। अब उनको भी ऑनलाइन अपने सामान को सेल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। टाइम स्पेस कंप्रेशन, ये कंसेप्ट डेविड हार्वे का है, सेशन का नहीं है। ठीक है। बाकी इनका ये डी नेशनलाइजेशन भी कंसेप्ट है, जिसमें रिफर्स करते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन अवे फ्रॉम नेशनल कंट्रोल। तो राष्ट्रीय चीजें से, कंट्रोल से बाहर हो जाना इकोनॉमिक फंक्शन, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ अ इकोनॉमिक फंक्शन अवे फ्रॉम द नेशनल कंट्रोल, अ की थीम ऑफ सेशन एनालिसिस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इनके एक्सपल्शन है, डी नेशनलाइजेशन है और ग्लोबल सिटी है, सच किया सेशन का। इंपॉर्टेंट थिंकर है कंटेम्परेरी, तो चांसेस है इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द इकोसेंट्रिक व्यू ऑफ द इन्वायरमेंट? हाँ, मैं हिंदी दिखा देता हूँ इसका। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम्म। हाँ, ओके, दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। राइट। और थोड़ा से अनुमानित था ये, आपको लगाना पड़ा होगा इसमें, क्योंकि सारे स्टेटमेंट थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे, लेकिन सी ज्यादा फिट बैठ रहा था, क्योंकि ऑल लिविंग बीइंग एंड नेचुरल सिस्टम हैव इंट्रिंसिक वैल्यू regardless of their utility to human, and that is very, I think, suitable option for this question. All the solid melt into air is a foundational phrase used to describe the inherent instability of capitalist modernity, and is mostly closely associated with the sociological thought of सारे के सारे सॉलिड मेल्ट हो जाएंगे एयर में। ऐसा कौन सोशोलॉजिस्ट सोच सकता है? इसने अपने मॉक टेस्ट को चेंज कर दिया है, मतलब अभी ये नया मॉक टेस्ट, पुराने वाला नहीं। तो इसमें नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे। इसका भी हिंदी दिखा देते हैं। जो कुछ भी ठोस है वह हवा में पिघल जाता है, एक आधारभूत व्याख्यांश है जिसका उपयोग पूंजीवादी आधुनिकता की अंतर्निहित अस्थिरता का वर्णन करने के लिए किया जाता है, और यह डैश के समाजशास्त्री विचार से सबसे अधिक जो है निकटता से जुड़ा हुआ। अच्छा बनाया है, लेकिन आप, ओके, डी कार्ल मार्क्स चूज किया है।
ओके, कार्ल मार्क्स ही सही आंसर है। तो शिवांगी जी, आपने कैसे कार्ल मार्क्स चूज किया? आपको क्यों लगा कार्ल मार्क्स इसका? हम्म। राइट। सही। हाँ। हम्म। हम्म। सोशलिज्म। ओके, वेरी गुड। राइट। नहीं, सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है डायनेमिक चीजों के ऊपर यकीन रखते थे, वो स्थिरता के ऊपर नहीं बात करते थे, और वो बात करते थे कि किस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिसमें हम जी रहे हैं वो एक तरीके से तब्दील हो जाएगी आने वाले समय में सोशलिज्म में। तो ये बहुत सही सोचा। और यहाँ पे अगर तीनों थिंकर और देखें, हर्बर्ट स्पेंसर तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उनका एवोल्यूशनरी थ्योरी ऐसा कुछ यहाँ पे दे नहीं रहा है। जॉर्ज सिमिल का जो है इकोनॉमिकल रहता है, हालांकि वो सिटी पर्पस अर्बनाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। माइल्ड डर्कहाइम का भी इसमें कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई पार्ट। तो यहाँ पे बस यही थे, और इसीलिए कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही आंसर है। और अच्छा क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग, ठीक है, तो ध्यान रखिए। एक्सेप्शन रीजन है, फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट epistemology claims that marginalized group, especially women, poses an epistemic advantage in understanding social reality. Because this approach argues that social knowledge is always partial and situated, and that dominant perspectives tend to obscure the lived realities of those at the margins. Okay. Okay. Hmm. Okay. यही सही है, ठीक है इसमें। दोनों सही हैं, और जब ज़्यादा नहीं समझ में आए तो यही लगाइएगा वहाँ पे भी। फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि स्कॉलर सैंड्रा हार्डिंग, डोरोथी स्मिथ और पैट्रिसिया हिल कॉलिंस ने दिया है ये। इसमें असर्ट किया जाता है कि कैसे इंडिविजुअल इन सबॉर्डिनेट और मार्जिनलाइज्ड सोशल पोजीशन जो होती है, वो डेवलप होती है इंसाइट इनटू अ सोशल स्ट्रक्चर दैट दोज इन डोमिनेंट पोजीशन ऑफन ओवरलुक और टेक फॉर ग्रांटेड। कहने का तात्पर्य ये इसमें लग रहा है कि सेंड्रा हार्डिंग, पेट्रिसिया हिल कॉलिंस और डोरोथी स्मिथ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से किसी भी मतलब पर्सन को अगर आप उसको सबॉर्डिनेट करते हो या उसको मार्जिनलाइज करते हो सोशल पोजीशन में, तो ऐसे सामाजिक संरचना में अगर आप देखोगे तो हमेशा जो डोमिनेंट पोजीशन पे रहते हैं, यानी उच्च पोजीशन पे जो बैठे रहते हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं, और
उसी चीज के अकॉर्डिंग चीजें मतलब बदल जाती हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड दिया जाता है। दिस अराइजेस नॉट फ्रॉम एसेंशियल ट्रेट बट फ्रॉम द डिफरेंशियल एक्सेस टू लाइव्ड एक्सपीरियंस शेप्ड बाय पावर रिलेशन। तो ये एक एसेंशियल ट्रेट की वजह से होता है, यानी कि अधिकार जो प्राप्त होता है शुरुआत से ही या करेक्टरिस्टिक होने की वजह से। जैसे मेल करेक्टरिस्टिक को आप देख लें कि मेल करेक्टरिस्टिक को ही हमेशा परिवार का सारे दारोमदार देने की कोशिश, मतलब शुरुआत से ही ऐसा लगता। तो वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है एक पावर रिलेशन के अकॉर्डिंग। और ये इसका रीजन भी ट्रू है क्योंकि फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी रिजेक्ट द नोशन ऑफ अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव नॉलेज अनअफेक्टेड बाय नोवर सोशल पोजीशन। जो फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी है वो रिजेक्ट कर देती है इस नोशन को कि यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव नॉलेज इफेक्ट नहीं हो सकती सोशल पोजीशन से। इट क्लेम दैट ऑल नॉलेज इज सोशली सिचुएटेड। वो क्लेम करती है कि सारी की सारा जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से सिचुएटेड है, स्थित है। Those at the margin are better positioned to critically view dominant ideologies precisely because they experience the contradiction and exclusion of those system first hand। भाई जो नीचे है, जिसको अभाव में जीना पड़ रहा है, वही समझ सकता है ना कि जिसके पास जो चीज है वो कितनी महत्वपूर्ण है। आपके पास जॉब नहीं है, अभी आपके पास जैसे आपके पास नेट नहीं है, जैसे अगर शिवांगी जी की बात करें और सारिका की बात करें, तो इन लोग को महसूस हो सकता है कि नेट का क्या महत्व है। जिसके पास है उसको इतना महत्व नहीं लगता होगा। जैसे हम लोग हैं, मैं हो गया या तान्या हो गई, तो हम लोग के लिए नेट क्या है कि बहुत मामूली सी चीज हो गई है क्योंकि हम लोगों ने नेट को प्राप्त कर लिया। लेकिन अभी शिवांगी जी और सारिका ने उस चीज को नहीं प्राप्त किया है, तो वो उस चीज को महत्व देंगे ही और उनका एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कही भी जा रही है फेमिनिस्ट एपिस्टेमोलॉजी के अनुसार भी। ओके, अच्छा कंसेप्ट है। और ये लोगों ने दिया था सांद्रा हार्डिंग, डोरोथी स्मिथ और पैट्रिसिया हिल कॉलिंस ने। ठीक है। ओके, मूवमेंट, हाँ पूछे गए हैं तो मूवमेंट का हम भेजेंगे भी आज आपको, फ्लैश कार्ड भी वो भेज देंगे, कल हम इसको करेंगे भी और उससे क्वेश्चन भी है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमने कराया था, एकता परिषद मूवमेंट, सिंगोर मूवमेंट, बोडोलैंड मूवमेंट, बाकी हमने नहीं कराए हैं, तो इसको भी हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, देखिए मूवमेंट इसीलिए हम कराने भी वाले थे और क्वेश्चन भी इन्होंने बना दिया है, और थोड़े नए मूवमेंट भी हमको भी इसके बारे में नहीं पता है, हालांकि ओके सी ही लग रहा है। ठीक है, सी को लगाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, अच्छा है। तो आपने कैसे चूज किया सी वाला ऑप्शन? ये स्थानिया आपने सबसे पहले बोला था या सारिका आप बता दें? हम्म हम्म हम्म। चलिए ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि एक मूवमेंट को। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तो हमने बताया था जब कास्ट वाला मूवमेंट हमने कराया था, तो ईवी रामास्वामी पेरियार हमने बताया भी था उस समय।
और अभी आपको पता होगा कि विजय सत्तुपत्ती जीते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जब विजय सत्तुपत्ती थे, तो मतलब विजय सत्तुपत्ती जब भी अपनी प्रचार प्रसार करने जाते थे तो ईवी रामास्वामी नायकर का वो फोटोग्राफ भी रहता था उसमें। अ, तो पेरियार जो हैं, उन्होंने मूवमेंट चलाया था 1925 में, और ये डिसमेंटल करने के लिए ब्राह्मणिकल डोमिनेंसी को, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंसी थी, उसको हटाने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। और एंटी कास्ट इक्वालिटी के लिए, रैशनलिज्म के लिए, राइट ऑफ द्राविडियन पीपुल्स के लिए ये चलाया गया। ईवी रामास्वामी पेरियार के को एक क्रेडिट और जाता है। साउथ साइड में जैसे दासी प्रथा बहुत चला करती थी, जो लोअर कास्ट की महिलाएं थी वो दास के रूप में, मतलब वो ब्राह्मण के उसमें जाना पड़ता था उनको, और दासी प्रथा चला करती थी। उसको भी समाप्त करने के पीछे इन्हीं का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है, ईवी रामास्वामी पेरियार का। तो इनको बहुत माना जाता है वहां पे साउथ में, ठीक है। एकता परिषद मूवमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, आपको बता दें, क्योंकि इससे गांधी जी जुड़े हुए हैं। 1990 में हुआ था ये एकता परिषद, ग्रास रूट गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था, और फोकस्ड हुआ था सिक्योरिंग लैंड राइट्स एंड एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मार्जिनलाइज्ड रूरल कम्युनिटीज, स्पेशली आदिवासी। जो आदिवासी थे मोस्टली, वो अपने जो जमीनी अधिकार थे उसके लिए लड़े थे इसमें। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हुआ था, मतलब जो उनके जो नेचुरल हैबिटेट था उसको खराब ना किया जाए, इसके लिए उन्होंने वहां पे ये मूवमेंट चलाया था, एकता परिषद। सिंगूर मूवमेंट ये 2006 में वेस्ट बंगाल में चला था। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वहां पे, लैंड एक्वाइजिशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्वाइजिशन कर रही थी ताकि वहां पे टाटा मोटर्स की फैक्ट्री खड़ी करी जा सके। तो उसके खिलाफ जो है काफी सारे किसानों ने आंदोलन किया था वेस्ट बंगाल में, और अपने लैंड्स के लिए, अपने अधिकार के लिए ये मूवमेंट था, जिसको हम सिंगूर मूवमेंट कहते हैं। 2006 में हुआ। बोडोलैंड मूवमेंट 1980 में हुआ था। बोडो इथनिक, आपको पता है कि बोडो एक ट्राइब है, असम में है, ठीक है। और उसी ने ही ये मूवमेंट किया था अपने लैंड के लिए। वहां पे एक सेपरेट बोडोलैंड स्टेट की डिमांड थी यहाँ पे, कल्चरल यानी एथनिक और पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वजह से। तो ये सारे मूवमेंट थे। इनके जो ये वाले मूवमेंट्स हैं हमने नहीं ऐड किए हैं अपने मूवमेंट्स में, तो इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। According to T.N. Madan, Dash, in Himalayan societies, represent a traditional healing practices involving communication with the spirit world to cure illness and maintain social harmony. टीएन मदान के अनुसार हिमालयन सोसाइटी कौन सी ऐसी क्योर करने की तकनीक इस्तेमाल करती है जिससे वो सोशल हार्मोनी भी मेंटेन करती है और इलनेस को भी क्योर कर देती है? टॉटमिज्म, मिस्टिसिज्म, शैमनिज्म, एनिमिज्म। ओके, सी। तो शैमनिज्म टीएन मदान एक्सप्लेन्ड करते हैं उसको हीलिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो कि शामन, इसमें वेयर द शामन इंटरेक्ट विद द स्पिरिट वर्ल्ड टू ट्रीट इलनेस एंड प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी को बचाने के लिए, उसमें आई हुई जो है बीमारी से निजात पाने के लिए शामनिज्म एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी, हीलिंग प्रैक्टिस थी, जो लोग करते हैं वहां के, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक तरीके से शामन इंटर्ड अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग द रिचुअल ऑफ कम्युनिकेट विद द सुपर नेचुरल फोर्सेस। मतलब इसमें क्या करते हैं वो लोग, सुपर नेचुरल फोर्स से कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेट करके एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में डिमांड करते हैं फॉर द स्पिरिचुअल हीलिंग, for the presence of that power. This practice is deeply embedded in the cultural and religious life of many Himalayan tribal groups, showing the close link between belief and well-being. Okay, so
This practice known as shamanism. Which of the following statement correctly describe the sand tribe? तो इसके स्टेटमेंट आप लोग पहले पढ़ लें खुद से. हम्म. ओके सारिका, आपको क्या, आपको हिंदी में तो नहीं देखना है? अगर हिंदी में देखना हो तो मैं दिखा देता हूँ. अच्छा, ठीक है, डी सही आंसर है. ठीक है, तो सैंड ट्राइब है. तो शिवांगी जी, आपने डी ऑप्शन क्यों चूज किया था? हम्म. 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 ओके, ओके, ठीक, वेरी गुड. क्योंकि वैसे तो सैंड ट्राइब के बारे में आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं. ये ट्राइब जैसे साउथ अफ्रीकन ट्राइब है और हंटर गैदरिंग वाली ट्राइब है. इसको बुशमैन भी बोलते हैं इन ट्राइब को. तो ये था दूसरा. सही है, कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम नहीं होगा ट्राइब में, क्योंकि सोशल स्टेटस ऑक्यूपेशन, क्योंकि ट्रिबल कम्युनिटी है तो खुद में एक कम्युनिटी है, खुद में एक ट्राइब है. और उसमें कौन सा कास्ट सिस्टम, बहुत ज्यादा सब कास्ट सिस्टम उसमें इतना ज्यादा नहीं. सैंड पीपल्स रिलाई ऑन ओरल ट्रेडिशन और स्टोरी टेलिंग पे ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो खैर फैक्ट जैसा लग रहा था तो ये होना ही था. एंड फोर्थ इज ऑल्सो राइट. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके. हम्म. ओके. बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इनके. और आपने अगर यही क्वेश्चन कर ले गए, मतलब इतने ही क्वेश्चंस अगर हो ले, मतलब कर ले गए आप, बहुत अच्छा, मतलब आपका सोशियोलॉजी जाएगा उसमें, नेट जेआरएफ में तो जाएगा ही. ऑप्शन सी को लगाते हैं. कैलकेट पार्सन सही आंसर है. ठीक है. और यहाँ पे जैसे दिया हुआ था, हु डिफाइंड सोसाइटी एज अ टोटल कॉम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन सो फार as they grow out of action in term of means and relationship intrinsic and symbolic.
तो जैसे सोशल रिलेशनशिप या ह्यूमन रिलेशनशिप और मीन्स एंड रिलेशनशिप इंट्रिंसिक सिंबॉलिक, इसके बारे में और कोई थिंकर तो इसमें नजर नहीं आ रहा होगा आप लोग को भी, क्योंकि माइल्ड डर्कहाइम भी ऐसा कुछ नहीं मतलब बात कभी करी। मैक्स वेबर भी ऐसा कैपिटलिज्म और रेशनलिज्म एक्ट सोशल एक्शन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हर्बर्ट स्पेंसर तो इसमें है नहीं, मतलब यही होने चाहिए थे तो यही है, ठीक है। ह्यूमन एक्शन जो एक एंड्स, क्योंकि एंड्स मीन्स वाली बात भी तो ये करते हैं, है ना, मीन्स एंड्स वाली भी तो बात ये करते ही अचीव करने के लिए। और इनका वॉलेंटरी सोशल एक्शन वाली बात भी उसी में आ जाती है, मीन्स एंड्स वाली। These action can be practical, instrumental and symbolic expressing shared meaning and values, ठीक है। तो ये हो जाती है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट। ओके बी। ओके डी आपने बताया। बट डी राइट नहीं है। बी को लगाते हैं। बी इज ऑल्सो नॉट राइट। ओके सी, सी आपने बताया। ओके ए। यस ए इज राइट। मॉडल इकोनॉमी, ये जो कंसेप्ट है ये मतलब एक तरीके से मूल्यों के ऊपर निर्भर करता है। और पहला जो असर्शन दे रखा था कि मॉडल इकोनॉमी चैलेंजेस द नोशन दैट इकोनॉमिक एक्शन आर मोटिवेटेड ओनली बाय इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये फॉल्स कैसे हो गया था? देखिए, आपको भी पता है कि आपको भी कभी कभी ये चीजें मतलब, क्योंकि मतलब आप अभाव में जब भी हुआ होगा ये महसूस हुई होगी कि जो लोग पैसे कमाते हैं, जो लोग मतलब बहुत ज्यादा उस लेवल पे हैं, अच्छे खासे वो पैसे कमा पा रहे हैं, उनकी सैलरी है, इनकम है, सोर्स है, वो क्या है कि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही काम करते हैं, अपने लिए सेल्फ के लिए ही काम करते हैं। मैंने तो कई बार अपने भी इसमें बोला है। मॉरल इकोनॉमी ये चीज को नहीं सिखाती है। मॉरल इकोनॉमी इस चीज को सिखाती है कि आप सोसाइटी के लिए कैसे कार्य कर रहे हो, आप अपने साथ साथ समाज का भी कितना उत्पत्ति कर रहे हो, किसी के लिए मतलब बिना अपने सेल्फ को इंटरेस्ट में ना रख करके भी कैसे कार्य कर रहे हैं, इथिकल वैल्यूज आपकी क्या है ना। तो वो चीजें आपको इसमें देखना चाहिए था, इस वजह से। और हम तो जैसे हमारा तो पूरा मॉरल इकोनॉमी पे चल ही रहा है ये पूरा चैनल, और वही चीज चल रही है। क्योंकि हमारा देखिए क्या है कि हमारा तो मेन मकसद था कि मतलब एक तरीके से एक अच्छा डेवलपमेंट सोशोलॉजिकल कम्युनिटी का, लेकिन वो हो नहीं पाया। और हम इकोनॉमिकल पर्पस इतना नहीं चल रहे थे, आज भी हमारा इकोनॉमिकल पर्पस इतना वो नहीं है। लेकिन यही था कि बस लोगों को समझना तो भी चाहिए, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही कार्य करते रहोगे। द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इकोनॉमी हाईलाइट्स हाउ सोशल नॉर्म्स एंड इथिकल वैल्यूज इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर। क्योंकि आपके जो सामाजिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और कंसेप्ट मॉरल इकोनॉमी का यही दर्शाता है, ठीक है। उसमें मूल्य भी होने चाहिए, उसमें अ, जो है आपके सोशल नॉर्म्स भी होने चाहिए, सामाजिक, ठीक है, मापदंड भी होने चाहिए, तो ये सारे। खैर, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। ओके। और मतलब इसकी वीडियो तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और रही बात जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाली, तो वो मैं आज शाम तक, ठीक है, तो आपको सेंड कर दूंगा, वो आप देख लेना। कल हम उसी को करेंगे, ठीक है, क्योंकि
हम थोड़ा थोड़ा फ्लैश कार्ड भी करते रहे, रिवीजन भी हमारा होता रहे। क्वेश्चंस तो हमने काफी लगाए इधर। ठीक है, ये पेपर तो आगे लगाएंगे ही हम, जितना बचा हुआ है अब आगे धीरे धीरे वो चीजें। हाँ ठीक है, तो यहीं तक रहने देते, तो वो तो। हाँ हाँ, वो आगे हम करा देंगे आपको। ठीक है, पहले आप सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक बार कर लें, मूवमेंट्स वाला, तो उसको करा देंगे, फिर उसके आगे हम करा देंगे एक्ट्स वाले। ठीक है, और धीरे धीरे देखिए चलिए, ऐसा है कि बात तो सही है, एग्जामिनेशन है पास में, परंतु मेमोरी का भी एक अपना डेवलपमेंट होता है, उसके अनुसार ही चलिए। और हाँ, मैं कर दूंगा, उसको तो मुझे करना ही है, क्योंकि किसी तरीके से अपने इस एग्जाम को बचाना पड़ेगा, बीएड के एग्जाम को, ताकि, क्योंकि हमारा अधिकार भी है, ऐसी बात नहीं है। हमने जब फॉर्म फिलअप किया है तो हमें भी देने का अधिकार मिलना चाहिए, और देखिए शायद हम प्राप्त कर ले जाएं वो अधिकार, डेट आगे बढ़ा दी जाए। अभी भी टेंटेटिव वहां लिखा हुआ है, इसका मतलब डेट आगे बढ़ाई ही जा सकती है। तो अच्छा, ओके, तो ठीक है। हाँ, अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, तो हम देखिए अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, बाकी कुछ और स्टूडेंट्स को भी हम देखिए लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीसीएस के वो स्टूडेंट हैं, हो सकता है कि वो वहाँ पे रहें तो अपना काम बन जाए, जो है मतलब वहाँ